के स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से ये पीआईएल पटना हाई कोर्ट में शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले आगे बढ़ रहा है। जी। इस पीआईएल में मुख्य मुद्दा ये है कि जब सरकार खुद नोटिफिकेशन निकाल करके कहती है कि स्टेट के मार्क्स के आधार पर आगे अभ्यर्थियों का मेरिट बना करके और जो अभ्यर्थी मेरिट में होंगे उनको प्रमाण पत्र देकर आगे नियोजन इकाई में नियोजन के लिए भेजा जाए। जी। और सरकार अपने ही नोटिफिकेशन को धत्ता बताते हुए फिर ये कहती है कि नहीं, अब स्टेट के मार्क्स पर मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट और नॉट इन मेरिट एक है और सभी को हम नियोजन इकाई में भेजेंगे। आप ये समझिए कि कोई भी नोटिफिकेशन एक बार बनने के बाद उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। अगर ये छेड़छाड़ अगर की गई है तो ये करप्शन का मुद्दा बनता है। करप्शन का मुद्दा इसलिए बनता है क्योंकि आपने नोटिफिकेशन निकाला, आगे चल के आपने कहा कि इस पर मेरिट बनेगा और आपने नॉट इन मेरिट को भी मेरिट वालों के साथ आगे बढ़ाने की बात की है। कहीं ना कहीं क्या सरकार ने नॉट इन मेरिट वालों से पैसा लेकर ऐसा किया? ये करप्शन का मुद्दा बन सकता है। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने पैसा लिया होगा, पर एक करप्शन का मुद्दा है। और जब हमने पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से इस संबंध में चर्चा की, उन्होंने सीधे तौर पर बोला कि ये आर्टिकल 309 का उल्लंघन है और कोई भी नोटिफिकेशन एक बार आगे बढ़ने के बाद उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कुछ दिन पहले आपने बीपीएससी एपीओ की परीक्षा में ऐसा ही मुद्दा देखा होगा जिसमें जो भी नोटिफिकेशन था उसमें छेड़छाड़ पर हाईकोर्ट ने बीपीएससी को फटकार लगाई थी और आगे की प्रक्रिया को नोटिफिकेशन के आधार पर करने की बात की गई थी। जी। तो सर ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जो मेरिट और नॉट मेरिट किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े धांधली का भी आशंका जताया जा रहा है। धांधली की आशंका नहीं, ये धांधली हो रही है। आम अभ्यर्थी जो बेरोजगार स्टेट अभ्यर्थी है उनके साथ सबसे पहले तो धांधली ये की गई, कदाचार परीक्षा 2019 में करवाई गई और 28 जनवरी को ये परीक्षा हुई थी 2020 में। और इस परीक्षा में जब हम शामिल हुए तो विभिन्न होम सेंटर दे करके, केबिन दे करके, मोबाइल दे करके अभ्यर्थियों से चोरी करवा करके पहले परीक्षा करवाई गई। शिक्षा सुधार रोजगार ने इस कदाचार के खिलाफ आवाज उठाई। एक पीआईएल उस समय भी हमने दाखिल किया था और एक रीट दाखिल किया था। और जब पटना हाईकोर्ट में विभिन्न सबूतों के साथ जब हम पहुंचे तो बीएसईबी को डर लगा और शिक्षा विभाग ने खुद उस परीक्षा को रद्द कर दिया, क्योंकि वो जान रही थी कि अगर इस परीक्षा में जांच की बात उठी तो सीधे सीधे सरकार का गिरबान उसमें पकड़ा जाएगा और ऐसे में अपने गिरबान को बचाने के लिए परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पर बड़ी बात यह है, उस समय भी हमने यही बात उठाया था कि परीक्षा तो आपने रद्द कर दिया और आपने खुद माना कि करप्शन हुआ है, पर इस करप्शन में सिर्फ आम अभ्यर्थी जिम्मेवार नहीं है, उच्च अधिकारी भी जिम्मेवार हैं जिनके द्वारा इस तरह की परीक्षा कराई गई। इसके बाद हमने इस मुद्दे को उठाया आगे, पर अभ्यर्थियों में उतना उत्साह नहीं था और आप जानते हैं कि किसी भी केस मुकदमे में बहुत खर्च होता है। आगे इसके बाद फिर ऑनलाइन तरीके से परीक्षा हुई। ऑनलाइन परीक्षा निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ी है। कोरोना काल में आप भी जान रहे हैं इसमें किसी प्रकार का कदाचार का कोई बू नहीं है। अब जब कदाचार मुक्त परीक्षा हो गई तो सरकार ने जो पहले परीक्षा कराई थी कदाचार युक्त, फिर से वही रास्ते पर सरकार चलने लगी और अब यहाँ क्या करती कि जो मेरिट में आए हैं नोटिफिकेशन के आधार पर उनको कहा जा रहा है कि आप नॉट इन मेरिट के समान। ये तो यही कहा जा रहा है कि गधा और घोड़ा एक समान हो जाएंगे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। ऐसे में फिर से हमने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा पीआईएल के जरिए खटखटाया है। अगले 10 से 15 दिन में आपको पटना हाईकोर्ट में इस संबंध में सुनवाई भी देखने को मिलेगी। जीत इन मेरिट अभ्यर्थियों की सुनिश्चित है। नीरज सर, लोगों के मन में एक यह भी डाउट है कि जब 12 मार्च को रिजल्ट आया, फिर 21 जून को जब रिजल्ट आया तो तब से ही अभ्यर्थी इस उम्मीद में थे कि नीरज सर आगे बढ़ेंगे, कोर्ट में कोई केस करेंगे। लेकिन सर आपने इतना समय लिया पीआईएल करने में, इसके पीछे क्या कारण रहा? देखिए, केस मुकदमा कोई एक आम चीज नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है, तब की जरूरत होती है, विभिन्न सबूतों को देखना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के जजमेंट जो विभिन्न केसों में आए हैं उसको देखना पड़ता है। फिर किस आर्टिकल के तहत क्या क्या इसमें वायलेंस हुए इसको देखना पड़ता है। हमारे अधिवक्ता और हम लगातार पिछले 3-4 महीने से इस पर काम कर रहे हैं और हमारा काम ये नहीं है कि हम हड़बड़ा कर अभ्यर्थियों को गलत केस में आगे बढ़ा दें। हम चाहते हैं कि जो केस जो भी हो वो पुख्ता तरीके से हो और 1 से 2 सुनवाई में अभ्यर्थियों को इंसाफ मिल जाए। अभी आप तो जैसा कि जानते हैं कि विभिन्न ग्रुपों द्वारा कई केस किए गए, पर किसी का केस सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि केस में वो पोटेंशियल नहीं नजर आता है। पर शिक्षा सुधार रोजगार ने अभी तक जो भी पूर्व में भी और अभी तक जो भी केस किया विलंब, हमने हर केस में विलंब किया।
पर विलंब का मुख्य कारण यही होता है कि हम पुख्ता सबूतों के साथ आगे बढ़ते हैं। हम सिर्फ कागजी रसगुल्ला नहीं बांटते, हम चाहते हैं कि आम अभ्यर्थियों को इंसाफ मिले, इसके लिए कार्य किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ। तो नीरज सर पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में आए हैं और इतना समय इसीलिए लगा क्योंकि सर तैयारी में लगे हुए थे। जी सर, आपसे आगे यह भी जानना चाहेंगे कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से और संजय सर के हवाले से यह कहा जा रहा है कि जो नियोजन का नियमावली है बिहार सरकार का, इसमें बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि क्या बदलाव संभव है? देखिए, ये एक कोरी अफवाह है, अभ्यर्थियों के बीच में भ्रम भरा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जी। ऐसा इसलिए कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि अभी आप जो कह रहे हैं कि प्रधान सचिव के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के हवाले से अखबार के माध्यम से आया कि प्रतियोगिता परीक्षा तरह तरह की बात, ये सब झूठी खबर है। ये झूठी खबर इसलिए फैलाई जा रही है कि आम अभ्यर्थी बरगला करके इस जो स्टेट के जो इन मेरिट अभ्यर्थी हैं या सीटेट से जनवरी अभ्यर्थी बरगला करके अपनी पाली को तबाह और बर्बाद कर ले। हम आपको बता दें कि आप खुद सोचिए कि जब ये प्रतियोगिता परीक्षा की बात जब पेपर के माध्यम से जो बार बार झूठी खबर जो फैलाई जा रही है, जब प्रतियोगिता परीक्षा की बात की जा रही है तो सबसे पहले तो स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की परीक्षा एक प्रतियोगिता परीक्षा और इन मेरिट अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा पास करके आए हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो इनको ज्वाइन कराइए, आप प्रतियोगिता परीक्षा के बदलाव की बात करते हैं। दूसरा, आप जो 7वें चरण की बात जो ये अफवाह है, ये झूठी अफवाह, ये कौन फैला रहा है? ये नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी इसलिए फैला रहे हैं जो चाह रहे हैं कि किसी तरह एक और परीक्षा हो जाए और उस परीक्षा में जो 80,000 अभ्यर्थी ये लोग फिर से बैठ करके और इन मेरिट में चले आए। तो ये सब अफवाह उनके द्वारा फैलाई जा रही है। इसमें कुछ अपने लोग भी हैं जो नासमझी में इस तरह की बातें करते हैं। और आपको हम बता दें कि जो सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी है, प्रतियोगिता परीक्षा की जो बात आप कर रहे हैं, आप ये देखिए कि दूसरे चरण के काउंसलिंग के बाद जो अभी 1100 कैंसिल नियोजन इकाई है उसमें जो अभी काउंसलिंग चल रही है, पर अपर मुख्य सचिव का सीधे तौर पर कहना है कि जो कैंसिल नियोजन इकाई है इसी का सिर्फ अभी 6ठे चरण में हम काउंसलिंग करवाएंगे क्योंकि धांधली बहुत हो रहा है। और इसके बाद 7वें चरण में सभी को जो भी बच जाएंगे उनको मौका दिया जाएगा। तो 7वें चरण में 94,000 शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी बचेंगे। बिल्कुल। और वो जब छठे से 7वें में जाएंगे तो उनके नियमावली में इतनी बड़ी बदलाव की बात हो ही नहीं सकती है ना, संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं, क्योंकि वो सभी को सोचना चाहिए कि जब पीछे वाले भी स्टूडेंट आ रहे हैं तो दोनों को एक साथ बहाल करने में नया नियमावली कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है? ये सब बातें देखने वाली, सोचने वाली, और आप सभी और हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इसलिए भ्रम और भ्रांति में न रहें और इस तरह के अफवाह फैलाने वालों का विरोध करें। जी बिल्कुल। तो नीरज सर यही कह रहे हैं कि जो भी ये बातें निकल के आ रही है एग्जाम की, ये पूरी तरह से कोरी अफवाह के अलावा और कुछ भी नहीं है। जी, और इसमें बड़ी बात यह है कि वो जो फेलियर है, ये वो जो कहीं नहीं, वो चाह रहे हैं कि ये